वेलकम टू टैक्स मास्टर क्लास। आप देख रहे हैं टैक्स मास्टर क्लास में कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री ऑन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 टैक्स ईयर 2022 के लिए। मैं हूं एडवोकेट एंथनी विलियम्स और हम जो है इस वक्त फर्स्ट शेड्यूल में हैं जहां पर हम मुख्तलिफ टैक्स रेट्स डिस्कस कर रहे हैं जो या तो टैक्स पेयर ने पे करने हैं या विद होल्डिंग एजेंट ने उससे डिडक्ट करने हैं। तो वो आप प्रीवियस पार्ट्स में देख सकते हैं। इस वक्त हम पार्ट 28 में हैं। पार्ट 26 और 27 में हम वो सारे रेट्स देख रहे थे। उससे पहले हम जो है सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 242, अभी न्यूली इंसर्टेड सेक्शन 242 है। तो बेसिकली हमने पार्ट 1 से लेके पार्ट 25 तक पूरा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो फेडरल इनकम टैक्स लॉ है, जो पाकिस्तान में हर एक प्रोविंस और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पे अप्लाई होता है, उसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर पे भी अडॉप्टेड है। तो उस मुताबिक आप अपनी इनकम पे टैक्स पे करते हैं। मुख्तलिफ जो ट्रांजैक्शन है उस पर डिडक्शन होती है। उसके अलावा फाइलर, नॉन फाइलर और ये सारे मामलात इस कानून के तहत देखे जाते हैं। ये इस कानून से बाहर कुछ भी नहीं है, सारा कुछ इसके अंदर है। या तो सेक्शंस में गिवन है 1 से लेके 242, या फिर जो मुख्तलिफ स्केड्यूल्स हैं जिसमें फ़र्स्ट शेड्यूल में हम रेट्स देख रहे हैं, फिर एग्जाम्पशंस हैं और भी मैटर्स हैं जिनको हम देखेंगे। तो हमारे पास 150 पेजेस रह गए हैं। हम इस वक्त पेज 420 पे हैं। अगर आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ रही है या आपने रेंट पे कोई जगह ली है और आप विद होल्डिंग एजेंट हैं, तो सेक्शन 153 के तहत 155 के तहत आपको इस रेट से डिडक्शन करनी है। यानी कि ग्रॉस अमाउंट अगर 3 लाख तक है तो कोई अमाउंट नहीं है। पूरे साल का किराया अगर आप 3 लाख पे कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि 25,000 या उससे कम का किराया अगर आप महीने का पे कर रहे हैं तो और विद होल्डिंग एजेंट हैं तो आपको कोई डिडक्शन करने की ज़रूरत नहीं। अगर 3 लाख से 6 लाख के दरमियान है तो 5%, इसी तरह 6 से 20 लाख और 20 लाख से ऊपर। वो कहता है ये जो रेट्स हैं 150 इन केस ऑफ कंपनी, ये 15% होंगे स्ट्रेट। तो ये जो रेट्स दिए हुए हैं ये इंडिविजुअल्स के लिए और एसोसिएशन ऑफ पर्सनस के लिए दिए हुए हैं कि अगर रेंट रिसीव करने वाला जो है वो इंडिविजुअल है या वो कहता है रेट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 155 इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन ऑफ। तो जो शख्स टैक्स पेयर रेंट रिसीव कर रहा है, लैंडलॉर्ड है इन प्रॉपर्टीज़ का, अगर वो इंडिविजुअल है या एओपी है तो ये रेट्स प्रोवाइड कर दिए गए। और अगर जो वो कंपनी है तो 15% आप डिडक्ट करेंगे उसको रेंट पे करते हुए। इसके हवाले से एक और बात नोट करना ज़रूरी है कि टैक्स ईयर 2021 में ये सिस्टम शुरू हो गया था कि एक तो जो कंपनी है वो भी अपना नॉर्मल टैक्स सिस्टम के तहत ये जो है ये तो विद होल्डिंग रेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं और ये विद होल्डिंग करने पड़ेंगे अगर आप रेंट पे कर रहे हैं किसी को। लेकिन उस शख्स की टैक्सेशन कैसे होगी अगर वो इंडिविजुअल एओपी है और रेंट ले कर रहा है। तो टैक्स ईयर 2021 में भी और फिर अब 2022 में भी अगर आप इंडिविजुअल और एओपी हैं और आपको पूरे साल का किराया 40 लाख 4 मिलियन से ज़्यादा आता है तो फिर आप इस सिस्टम के तहत, इस टेबल के तहत डिडक्शन जो आपसे हुई है उसको आप एडजस्टेबल बना के आप अपनी जो है नॉर्मल टैक्स के मुताबिक अपनी इनकम असेस करवा सकते हैं। और वो कैसे होता है तो फिर ऑब्वियसली वो आपके कंसल्टेंट या अगर आप खुद करते हैं तो नॉर्मल टैक्स का मतलब है कि जो रेंट आपको रिसीव है उसमें से आप सर्टन डिफरेंट एक्सपेंसेस माइनस करके जो नेट रेंट आएगा उस पर टैक्स देंगे उस रेट के मुताबिक। वो जो टेबल हमने ऊपर देखा था यानी कि इंडिविजुअल और उसके लिए कोशिश करते हैं उसको एक नज़र दोबारा देख लें। जो नॉन सैलरीड और बिजनेस इंडिविजुअल के लिए हमने देखा था या एओपी के लिए जो टेबल देखा था उसके मुताबिक फिर आपकी टैक्सेशन होगी अगर आप नॉर्मल टैक्स में फॉल करते हैं। इस वाले टेबल की बात हो रही है।
ये तो सैलरीड के लिए है। ये वाला जो इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन एक्सेप्ट सैलरी, तो यहाँ फिर सपोज करें आपका जो नेट रेंट जितना आएगा, अगर वो 6.5 लाख आता है तो इस तरीके से वो होगी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, वो जो डिडक्शन आपसे टैक्स की हुई है, जो होल्डिंग एजेंट ने की है, तो आप उसी मुताबिक टैक्स पे करें, तो फिर आप FTR फाइनल टैक्स रिजीम के मुताबिक जो है जितना आपसे टैक्स डिडक्ट हुआ है विद होल्डिंग का, वही आपका फाइनल टैक्स होगा। तो इस तरह आपके पास 2 ऑप्शंस आ गए हैं, और तेज़ तेज़ स्क्रॉल करने के लिए एक्सक्यूज़ करूँगा, लेकिन वापस जाना चाह रहा हूँ। प्रीवियस पार्ट्स में ये सब आपने देखा था। तो जो टैक्स रेट्स होते हैं उनसे तो नहीं, लेकिन जो सेक्शन है मुख्तलिफ, उनकी वर्डिंग से आपको अंदाज़ा होता है कि आपके पास टैक्स पेयर के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। इसी तरह अगर आप कोई प्राइस बॉन्ड जीतते हैं या कोई भी प्राइस जीतते हैं जो आपको कोई भी प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कुछ भी पे करता है, तो 15%। इसमें पिछले दिनों जैसे लाहौर में पैकेजेस मॉल में MJ जो ब्रिटिश कंपनी है गाड़ियों की, उन्होंने जब जो है मुफ्त में या प्राइस मनी के तौर पे या प्राइस के तौर पे लॉटरी पे गाड़ी दी, तो जिनको भी दी तो उनसे 15% उन्होंने कैश जो है वो टैक्स की सूरत में रिसीव किया, क्योंकि वो एक नॉन कैश आइटम था। वैसे जब प्राइस बॉन्ड निकलता है तो 15% डिडक्ट हो जाता है, और 15% डिडक्ट करने के बाद आप जो है उसको करते हैं। इसी तरह अगर रैफल लॉटरी कोई क्विज़ वगैरह हो तो उस पर 20% है सेक्शन 156 में। अब इस तरह है कि जो प्राइस बॉन्ड है वो भी अभी तक पाकिस्तान में कुछ अरसे तक बेरर प्राइस बॉन्ड थे, यानी कि उन पे किसी का नाम नहीं लिखा जाता था। तो पाकिस्तान में बहुत सारी इलीगल मनी, जिसको आप ब्लैक मनी कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि अगर आप डिक्लेयर करेंगे कि ये पैसे मैंने कैसे कमाए, तो वो किसी ना किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के तहत आपने कमाए होते हैं। तो इसलिए आप उनको डिक्लेयर नहीं कर सकते कि मैंने ये जो है ना स्मगलिंग से या चोरी से या करप्शन से या मैंने क्या, तो उसके लिए आपको उन पैसों को किसी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग करनी पड़ती है। तो प्राइस बॉन्ड यूज़ होते थे, और वो इस तरह यूज़ होते थे कि जिस शख्स का भी प्राइस बॉन्ड निकलता था, सपोज़ करें 1 करोड़ का प्राइस बॉन्ड निकला है, तो उससे 15 लाख रुपए डिडक्ट होगा टैक्स। तो उस शख्स को 1 करोड़ रुपए दे दिया जाता था, और उससे वो प्राइस बॉन्ड लेके आप शो कर देते थे। आपसे मुराद वो शख्स जिसके पास ब्लैक मनी है, जो शो नहीं कर सकता कि मैंने एक्चुअल किस एक्टिविटी से कमाया, तो ये शो करता था कि मेरा प्राइस बॉन्ड निकला है। तो अक्सर आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिनके हर 3 महीने बाद प्राइस बॉन्ड निकलते रहे, तो वो ब्लैक मनी को शायद वाइट करते थे। तो ये एक बड़ा ओपन तरीका था टैक्स में, टैक्स पे करके थोड़ा सा आप जो है, क्योंकि ये 15% कुछ भी नहीं है। अगर एक्चुअल में पता चल जाए कि उन्होंने वो 1 करोड़ रुपए जो है इलीगल ब्लैक मनी के तरीके से कमाया, तो उनको तो जेल में भी डाला जाता है, उन पर करोड़ों रुपए और जुर्माना हो सकता था। और उनकी ये जो सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि एक दफ़ा तो ये एक्टिविटी वन ऑफ तो नहीं होती, ये तो फिर एज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आप करते हैं। तो मकसद यहाँ एक्सप्लेन करना है कि पैसे और टैक्स से रिलेटेड लीगल एक्टिविटीज़ भी हैं और इलीगल भी हैं। तो अब जो है प्राइस बॉन्ड्स को ख़ास तौर पे बड़ी डिनोमिनेशन के प्राइस बॉन्ड्स हैं 40,000 वगैरह, उनको जो है रजिस्टर्ड करवा दिया गया। अब आपके नाम पे होंगे, और अभी पिछले दिनों बैंकिंग चैनल के थ्रू वो मिल रहे थे, ओपनली आपको मिल भी नहीं रहे थे। तो इस तरीके से अगर हम सारे टैक्स के कवानीन पे अमल करवाएंगे और ब्लैक मनी को का रास्ता रोकेंगे, ताकि लोग फिर जो है ना जायज़ तरीके से पैसे कमा सके, तो इकॉनमी में बेहतरी आएगी। और चूंकि वो डिक्लेयर्ड होंगे इनकम, तो उसका फ़ायदा मल्टीपल टाइम्स होगा। वो इनकम जो ब्लैक मनी की होती है वो एक ही दफ़ा किसी को फ़ायदा देती है, उसका नुकसान ज़्यादा होता है। जो पैसे जिन पर टैक्स पे हो गया होता है और वो डिक्लेयर्ड होते हैं और वो इकॉनमी का हिस्सा होते हैं, वो बार बार बिजनेसेस में सैलरी की सूरत में, प्रॉपर्टी की सूरत में सर्कुलेट होते हैं और आपको मुझे फ़ायदा पहुंचाते हैं। अच्छा जी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर जो है 12% डिडक्शन होगी, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो लोग डील करते हैं, आपकी मेरी बात नहीं हो रही, हम तो फाइनल कंज्यूमर हैं, यानी ये बात हो रही है जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ऑयल प्रोडक्ट्स के, और फिर
आप पेट्रोल पंप वगैरह पे जाते हैं, ये सब उनके दरमियान की ट्रांजैक्शन की बात हो रही है। इसी तरह ब्रोकरेज एंड कमीशन सेक्शन 233 के तहत एडवर्टाइजिंग एजेंट से 10% कटेगा। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट जिनकी वेयर कमीशन रिसीव लेस देन 0.5 मिलियन पर एनम उनसे 8% होगा, और जो पर्सन इन दोनों में कवर नहीं हो उनसे 12%। इसका मतलब है ऐसे लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स जो 5 लाख से सालाना ज़्यादा कमीशन कमाते हैं उनसे भी 5 लाख से ऊपर 12% टैक्स कटेगा। उसके अलावा जो है कोई और भी कमीशन एजेंट होता है, इसमें प्रॉपर्टी डीलर्स भी आ जाते हैं, उनसे 12% डिडक्शन करेगा विद होल्डिंग एजेंट। इसी तरह मोटर व्हीकल्स पे सवाल पूछा जाता है अक्सर, तो ये मोटर व्हीकल्स के कुछ रेट दिए हुए कि जब आप पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल को जो कमर्शियल यूज़ के लिए होगी उसको रजिस्टर करेंगे, तो जब 4% से ज़्यादा क्या होगा तो 50 रुपीज़ पर सीट, फिर 100, फिर 300, यहाँ मुख्तलिफ लोगों की बैठने की कैपेसिटी के हिसाब से। प्राइवेट मोटर व्हीकल जैसे आप और मैं यूज़ करते हैं, हमने प्राइवेट एज ए प्राइवेट सिटीज़न 1000 सीसी पर 800 रुपये टैक्स है, लेकिन जब आप कस्टमर एक्साइज में 1000 सीसी पे जाके टैक्स पे करेंगे तो 800 रुपये नहीं होगा, उसमें 800 रुपये इनकम टैक्स तो होगा, उसमें 200 रुपये प्रोफेशनल टैक्स भी शामिल होगा, उसमें जो है मोटर व्हीकल टैक्स जिसका अलग कानून है, वो भी एक टैक्सेशन का कानून है, उसका अलग रेट होगा, तो मे भी शायद आपको 2000 रुपये पे करना पड़े। इसी तरह इसी लॉजिक से आप चलते जाएं, तो जब आप 2000 सीसी से ज़्यादा की गाड़ी करेंगे तो उसका हो सकता है कि 25, 30, 40,000 हो, उसमें 10,000 इनकम टैक्स होगा जिसको आप क्लेम बैक करेंगे। इसी तरह मोटर व्हीकल टैक्स जब लमसम में पे होता है, ये ऊपर बात हो रही थी इन केस ऑफ अदर प्राइवेट मोटर व्हीकल्स, यहाँ पे फिर ये रेट्स दिए हुए जी, ठीक है जी, 1000 सीसी, 10,000, ये मुख्तलिफ सिनेरियोज़ हैं जहाँ पे ये बात हो रही है वेयर द मोटर व्हीकल टैक्स इज़ कलेक्टेड इन लमसम। लाइफ टाइम की बात कर रहा है तो ये मुख्तलिफ रेट्स वगैरह हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वगैरह है, उसमें वो कह रहा है कि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर से ये रेट्स लिए जाएंगे। अगर 500 रुपये का बिल आया तो ज़ीरो, 500 से 20,000 तो 10% उससे एडवांस टैक्स काटा जाएगा। इस सपोज करें 10,000 बिल आया तो 10% 1,000 उससे एडवांस टैक्स किया जाएगा डिडक्ट, जो फिर आप क्लेम करेंगे। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वालों से 0% इनकम टैक्स कलेक्ट किया जाएगा अगर बिल 25,000 से कम है, ठीक है जी, और मंथली बिल 25,000 से कम है। तो ये रेड में इसलिए है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी पर चेंजेस किए गए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी इतनी एक्सपेंसिव हो गई है कि गवर्नमेंट ने बेहतर समझा कि अब जो है उस पर जो टैक्स कलेक्ट होता है उसको कम किया जाए। तो ज़्यादातर मिडिल क्लास लोगों के बिजली के बिल 25,000 से कम आते हैं, अनलेस के आपके घर में बहुत पुराने अप्लाइंसेस लगे और बहुत सारे एसी और चार्जिंग आप यूज़ करते हैं। कोशिश करें अपने अप्लाइंसेस अपडेट करते रहें तो बिजली का बिल कम से कम आएगा। 0% टैक्स कटेगा, 7.5% उनसे कटेगा जिनका 25,000 से ज़्यादा बिल आएगा। इसी तरह टेलीफोन यूज़र, ये सारी बातें आप शायद फ़र्स्ट टाइम देख रहे हो, लेकिन मकसद ये है कि वो सारे रेट्स हैं जो हर साल से चले आ रहे हैं, और चूँकि जो है एडवांस टैक्स की लोगों को आदत भी होगी, एक सिस्टम भी बन गया है, बुक कीपिंग भी प्राइवेट सेक्टर भी पब्लिक सेक्टर भी करती है, विद होल्डिंग एजेंट बनने की आदत सबकी होगी, तो खामोशी से ये पैसे डिडक्ट हो रहे हैं, चाहे आप पर आपकी इनकम हो ना हो, लेकिन हर शख्स से बिजली और टेलीफोन के हद तक सब लोगों से टैक्स डिडक्ट हो रहा है, चाहे हज़ारों लाखों लोगों ने टैक्स ना पे करना हो। पाकिस्तान में 1 करोड़ लोगों को टैक्स पे करना चाहिए ताकि 22 करोड़ लोग सपोर्ट हो सके। 1 करोड़ लोग वो हैं जो ईज़िली टैक्स पे कर सकते हैं, जिनको टैक्स पे करना चाहिए, लेकिन अभी सिर्फ 22 लाख लोग जो है टैक्स देते हैं। तो 22 लाख लोग जो है वो 22 करोड़ लोगों का बोझ उठा रहे हैं। ये जो कहता है कि जी टेलीफोन सब्सक्रिप्शन 10% डिडक्शन होगी अगर बिल 1000 से ज़्यादा हो। इसी तरह मुख्तलिफ, आपको पता है टेलीफोन में वैराइटीज़ हैं, इंटरनेट है, मोबाइल है,
टैक्स ईयर 2022 में 10% और उसके बाद 8% इंटरनेट और मोबाइल पर डिडक्शन होगी। इस मतलब गवर्नमेंट ने काम किया। इसी तरह प्रीपेड, पोस्ट पेड, वो सारे अमाउंट्स हैं। और जाने से पहले इस पार्ट 28 को ख़त्म करने से पहले मैं आपके साथ शेयर कर लूँ कि अगर आप परचेज़ करते हैं, रजिस्टर करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं मोटर व्हीकल, इससे प्रीवियस जो आप देख रहे थे वो तब था जब आप मोटर व्हीकल टैक्स पे कर रहे थे। तो जब आप, और ये सेक्शन 231 का जिक्र है, जब परचेज़ कर रहे हो तो ये रेट्स हैं। टैक्स जो डिडक्ट होगा जब आप इतनी सीसी की गाड़ी परचेज़ करेंगे। अगर सेल या ट्रांसफ़र कर रहे होंगे तो ये रेट्स होंगे, ठीक है जी। और वो कहता है शैल बी एज फॉलो, और 2A जो है एक नया रेट जो है ना टेबल ऐड हुआ है। तो आपने ट्रांजैक्शन देखनी है, ट्रांजैक्शन की नेचर देखनी है, फिर आपने यहाँ फर्स्ट शेड्यूल में आकर देख लेना है रेट। अगर परचेज़ की बात हो रही है, क्योंकि परचेज़ का सेक्शन ये वाला है, तो ये रेट्स लगेंगे। अगर मोटर व्हीकल टैक्स की बात हो रही है तो वो ऊपर है। तो कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन उस हद तक कन्फ्यूजन हो सकती है जब तक आप विलिंग ना हो कुछ सीखने के लिए। जब आप सीखने के लिए रेडी हैं तो आपको सारी चीज़ें बड़ी सिंपल आएंगी, समझ आती जाएंगी। इन रेट्स में हर साल डेफिनेटली चेंजेस आते हैं, और इनके रेट कार्ड्स, टैक्स रेट्स, बहुत अच्छी अच्छी ऑडिट फर्म्स हैं, लॉ फर्म्स हैं जो ये सब बनाती हैं। तो सब अवेलेबल होता है, आपको ईज़िली ये रेट्स मिल सकते हैं। आपसे अब मुलाकात होगी नेक्स्ट पार्ट में। हम एक कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री कर रहे हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे, जहाँ पे ना सिर्फ आपको बेसिक असूल पता चल रहे हैं टैक्स लॉ के, ये पता चल रहा है, साथ साथ ये पता चल रहा है कि किन्होंने टैक्स पे करना है, किस रेट पे कैलकुलेट होना है। अगर कोई डिसएग्रीमेंट है टैक्स पेयर और टैक्स डिपार्टमेंट की, तो अपील कैसे करना है, हाई कोर्ट कैसे जाना है। उसके अलावा और बातें कि डिपार्टमेंट कैसे ऑर्गेनाइज, ये सब कुछ हम देख चुके हैं। अब हम फर्स्ट शेड्यूल में हैं। आपसे नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात होती है। थैंक यू।